Hello my dear MDSPians, how are you all? As know that this is Danish here and welcome back to my YouTube channel MDS Pharmacy। तो फार्मडी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमारा 11th चैप्टर चल रहा था, दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। एंड इस पार्टिकुलर चैप्टर को हमें 3 लेक्चर्स में से कंप्लीट करना था, जिसमें से आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ ली थी यूरिनरी सिस्टम की। मीन दैट हमने किडनीज़ के बारे में, यूरेटर्स के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में, इन ऑर्गन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने जान लिया था। आज उसको हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, नेफ्रॉन्स में, किडनीज़ में किस तरह से यूरिन बनता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। एंड जो हमारा थर्ड एंड लास्ट लेक्चर होगा इस पार्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जस्टाग्लोमेरुलर अपरेचस, ठीक है, क्लियरेंस टेस्ट एंड मिक्चुरेशन। ठीक है, ये पढ़कर फिर हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर चैप्टर 12 की तरफ हम मूव कर रहे होंगे, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11th का लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब बेसिकली हमें पता है कि भाई यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, किडनीज़ में होता है। किडनीज़ में क्या होती हैं, किडनीज़ में नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन्स होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख होते हैं एक किडनी में। ठीक है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके बारे में काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पर जान लेंगे। द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो, जो फिजियोलॉजी है यूरिन फॉर्मेशन की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे इसमें हमें प्रोसेस पढ़ने हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमें पढ़ना है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमें पढ़ना है, ट्यूबुलर सिक्रेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस हमें इसमें पढ़ने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दैट अकर्स प्राइमरीली इन द किडनीज़, ऑब्वियसली। बेसिकली कहाँ पर होता है ये प्रोसेस? किडनीज़ में होता है। किडनीज़ में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स में क्या होता है? ये सारा प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है। प्राइमरली इन द किडनीज वेयर द ब्लड इज़ फिल्टर, जहाँ पर क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। देखो, बहुत सारे ब्लड में अमोनिया है, वेस्ट मटेरियल है, उसको हमें क्या करना है? एक्सक्रीट आउट करना है, बॉडी से हमें उसे बाहर निकालना है। तो जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि अमोनिया और इस तरह से बहुत सारे, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक, कुछ एक्सेस अमाउंट में, कुछ हम कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, क्लोराइड आयंस हैं, या हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पोटेशियम वगैरह। ठीक, तो ये हमें क्या करना है? इसको एक्सक्रीट आउट कर देना है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं एज अ यूरिन, या कोई भी मिनरल जो भी एक्सेस अमाउंट में है। या फॉर एग्जांपल आपने विटामिन सी आपने इंटेक करा, या आपने विटामिन बी आपने इंटेक करा, तो उसमें क्या होगा कि अगर उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा? जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो जाता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बॉडी के बिल्कुल काम का नहीं है या बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं एज अ यूरिन, आर एक्सक्रीटेड एज अ यूरिन। ठीक है, द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस। जो यूरिन फॉर्मेशन है बेसिकली 3 मेन प्रोसेस के अंदर होते हैं। फर्स्ट इज़ दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि भाई जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा फिल्टर हो जाता है, किसको छोड़कर? जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, इन्हें, एंड जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इनको छोड़कर जितना भी है ब्लड प्लाज्मा है, वाटर है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन सी, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारा कुछ क्या हो जाता है? सारा का सारा क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है ब्लड में से। अब हम क्या करेंगे? सेकंड इज दैट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, कि भाई ग्लूकोज भी एक्सक्रीट मतलब फ़िल्टर हो गया, एंड अमाइनो एसिड भी फ़िल्टर हो गए, तो बहुत ज़्यादा काम के थे। ठीक है, विटामिन सी, सोडियम भी जो है एक्सक्रीट आउट हो गए, तो इसको अब हमें क्या करना है? जो काम की चीज़ें हैं उसे हम रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सेकंड प्रोसेस हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, थर्ड प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या थी कि फ़िल्टर होने से रह गई थी, या वो रीएब्जॉर्प्शन में कुछ ज़्यादा अमाउंट में रीएब्जॉर्ब हो गई, तो उसको क्या करेंगे हम? भाई मेंटेन करने के लिए पीएच को हमें मेंटेन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइड्रोजन वगैरह को हमें एक्सक्रीट आउट करना है, तो क्या करेंगे हम? ट्यूबुलर सिक्रेशन में उसे क्या करेंगे? उसके वापस से सिक्रेट कर देंगे। देखो, ये जो डायग्राम है इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो कि सबसे पहले प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर ये हो रहा है कि जो भी ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, ठीक है, एंड यहाँ पर ये जमा हुआ। ठीक, फिर यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियोल से जाता है। जब प्रेशर जनरेट होता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड सेल्स को, आरबीसीज को, ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इनको छोड़कर, और जो ब्लड
ब्लड प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, इन्हें छोड़कर जितना भी कंप्लीट प्लाज्मा है वो सारा का सारा फिल्टर होकर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब ये फिल्टर होकर इधर आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। फिर इसी तरह से यहाँ से क्या होगा कि भाई कुछ चीज़ों का हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, रीएब्जॉर्प्शन करा लेंगे। ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे, अमाइनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे वापस से, विटामिन सी है, पॉजिटिव आयंस हैं जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है। ठीक है, इन चीज़ों का, या पोटेशियम वगैरह है, इन चीज़ों का जो कि बेसिकली अगर हमें उसकी नीड है तो। ठीक है, एंड कुछ नेगेटिव आयंस हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बॉडी के एसिड बेस बैलेंस के लिए। ठीक है, या बॉडी के पीएच के लिए, हाइड्रोजन वगैरह को एक्सक्रीट कर देंगे। बेसिकली इसको क्या कर लेंगे, हम रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रीएब्जॉर्प्शन। वापस से जो काम की चीज़ें हैं, ग्लूकोज वगैरह, वो सारा कुछ हमने रीएब्जॉर्ब कर लिया। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रह गई थी, ठीक है, फिल्ट्रेशन में रह गई थी या रीएब्जॉर्प्शन में कुछ ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो गई, तो उसको वापस से हम इसके अंदर डाल देंगे। एंड फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये यूरिन आगे जाकर इकट्ठा हो जाएगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। बहुत सारे इसमें पाथवेज होंगे जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे रास्तों के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का यही है जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दैट अकर्स इन द ग्लोमेरुलस। पेरुलस हम कहते हैं कि भाई टफ्ट ऑफ कैपिलरी, हम कह सकते हैं कि कैपिलरीज का ऐसा गुच्छा, या हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि बोमेंस कैप्सूल में होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस को और अगर हम बोमेंस कैप्सूल को दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, मेलफिजियन बॉडी। फिलहाल यहाँ पर अभी आप इतना समझो कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट अकर्स इन द ग्लोमेरुलस, जो कि बेसिकली कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये नेटवर्क है, कैपिलरीज का एक गुच्छा है वुमेन्स कैप्सूल में। नेफ्रॉन का जो वुमेन्स कैप्सूल है उसमें होता है। द ब्लड प्रेशर forces water, electrolytes, glucose, amino acids and waste products such as urea, creatinine out of the blood into the women's capsule। अब जो देखो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है वो फोर्स करता है वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, या अमोनिया है, इनको क्या करता है, फोर्स करता है ताकि कि ये कहाँ पर चले जाएं, कैप्सूल में चले जाएं। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में चले जाएं। ठीक है, इसको अभी मैं आपको काफ़ी अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरह से समझा दूंगा, बहुत ही बढ़िया तरह से। ठीक है, दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ फिल्ट्रेट बट लार्ज प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स रिमेन इन द ब्लड स्ट्रीम। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है ये क्रिएट कर देता है फिल्ट्रेट, जितना भी कुछ है सारा कुछ ब्लड फिल्टर हो गया, किसको छोड़कर, लार्ज प्रोटीन्स को छोड़कर, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेंस, इनको छोड़कर, एंड जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, इन्हें छोड़कर सारा कुछ क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। एंड ये जो है ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स ये ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाती हैं, बिकॉज दे आर टू लार्ज होती हैं टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन बैरियर, से बेसिकली पास नहीं हो पाती। अब देखो यहाँ पर आप समझो काफ़ी अच्छे से, ठीक है, इससे आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सारे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है, पीसीटी क्या होता है, लूप ऑफ हैंडले क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, एंड यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में आपको बताता हूँ मैं। नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। ये यूनिट है किडनी की, जिस तरह से हमारी छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, यानी कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, हमारी बॉडी की। सिमिलरली यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक तरह से यूनिट है किडनीज की, ठीक। नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन होते हैं एक किडनी में, ईच किडनी, ठीक है, 1 मिलियन और 10 लैक्स इन ईच किडनी। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर हम दोनों किडनीज़ को कैलकुलेट करेंगे उसके नेफ्रॉन्स को तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लैक्स यानी कि 2 मिलियन बैठेंगे, ठीक। अब इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो पार्ट में इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को आप कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यू कैन सी दैट। ये क्या है, गुच्छा है कैपिलरीज का, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको बनाया गया है। भी यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है एंड इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जाता है, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल।
ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेलफिजियन बॉडी। ठीक है, मेलफिजियन बॉडी, जब ग्लोमेरुलस को एंड बोमेंस कैप्सूल को हम आपस में मिला देते हैं तब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेलफिजियन बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आए कि भाई ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क है कैपिलरीज का, या हम कह सकते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, यानी कि गुच्छा है कैपिलरी का। अब यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जैसे कि बोमेंस कैप्सूल। सबसे पहले देखो ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेलफिजियन बॉडी। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी। ये जो स्ट्रक्चर आपको इसके नीचे का दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है, पीसीटी। देखो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, जो चीज़ पास में है उसको हमने बोल दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पहले होता है। उसके बाद में फिर आता है डीसीटी, यानी कि जो एंड में होता है उसके बीच में होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, पीसीटी के बाद में लूप ऑफ हेनले आएगा जिसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है यानी कि डीसीटी। एंड उसके बाद में फिर ये डीसीटी आगे जाकर जुड़ता है कलेक्टिंग डक्ट से, एंड कलेक्टिंग डक्ट आगे जाकर जुड़ती रहती है एंड एसो ऑन यूरेटर्स तक पहुंचती है। यूरेटर्स से जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता रहता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में कि कॉर्टेक्स एंड मेडुला के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बताया था। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो ग्लोमेरुलस हो, बोमेंस कैप्सूल हो, पीसीटी हो, डीसीटी हो, ये सारा का सारा पार्ट होता है कॉर्टेक्स वाली रीजन में। एंड जो किडनीज़ का मेडुला वाला रीजन है उसमें लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, और मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले स्टेप है। इसमें क्या होता है कि कहाँ पर होता है ये फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, गुच्छा है कैपिलरीज का एक नेटवर्क है बोमेंस कैप्सूल में नेफ्रॉन की। ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, वो फोर्स करता है वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स को, और कुछ जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, इन सारी की सारी चीज़ों को, हाइड्रोजन वगैरह को, कहाँ पर जाने के लिए, ब्लड से बोमेंस कैप्सूल में जाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आएगा ब्लड। ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो थोड़ा सारा वाइड होता है। ठीक है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पर जो ब्लड वापस लेकर जा रहा है हार्ट में वो है इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर बहुत कम होता है, छोटा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है कि यहाँ पर इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। ठीक है, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, वाइडेस्ट है, एंड ये नैरो है। ठीक है, ये नैरो है, ये मोटा है, ये पतला है। ठीक है, तो ब्लड ज़्यादा आ रहा है, कम जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिस प्रेशर की वजह से जो भी ब्लड में बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो कि पास आउट कर सकती हैं, यानी कि ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स को छोड़कर जो कुछ भी है, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड्स हो, ठीक है, चाहे वो विटामिन सी हो, विटामिन बी हो, ठीक है, या बेसिकली पॉजिटिव आयंस हो, नेगेटिव आयंस हो, वाटर हो, इन सारी की सारी चीज़ों को कहाँ पर भेज देता है कि यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में भेज देता है। ठीक है, वॉल जो होती है बोमेंस कैप्सूल की, आउटर लेयर होती है पैराइटल लेयर। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की मिलकर बनती है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इनर लेयर विसलर लेयर होती है जिसमें पोडोसाइट सेल्स होते हैं। देखो ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इस तरह के यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट्स लगे हुए होते हैं, देखो। ठीक है, इन स्लिट से पास होकर, ठीक है, इन स्लिट से पास होकर क्या होता है कि जो भी फिल्ट्रेशन है वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है ग्लोमेरुलस से। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि भाई द ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, ये फिल्टर हो जाते हैं ब्लड में से, कहाँ पर चले जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में। यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी। सेकंड दैट दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ फिल्ट्रेट, ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेट क्लियर कर देता है, सिंपल सी बात है। बट जो लार्ज प्रोटीन्स हैं एंड ब्लड सेल्स हैं रिमेन, ये ब्लड स्ट्रीम में रह जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं एंड ये पास नहीं कर पाती हैं फिल्ट्रेशन बैरियर को। यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, पोर्स हैं, इनको पास नहीं कर पाती, इसलिए ब्लड में रह जाती हैं। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय ऑल नेफ्रॉन्स इन बोथ किडनीज पर मिनट इज़ अबाउट 125 ml इन हेल्थी एडल्ट। यानी कि क्या बात कही जा रही है कि भाई जितना भी अमाउंट फिल्टर हुआ, ठीक है, जो अमाउंट है फिल्ट्रेट का,
ठीक है। जो अमाउंट है फिल्ट्रेट का जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे के सारे नेफ्रॉन्स दोनों किडनीज़ के जो नेफ्रॉन्स हैं, हम कह सकते हैं 20 लाख या 2 मिलियन नेफ्रॉन्स आपस में मिलकर जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर मिनट, ठीक है, वो लगभग कितना होता है 125 ml होता है। एंड इसी को हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, कि 1 मिनट में कितना हुआ, 125 ml बेसिकली हो जाता है। GFR इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन, बेसिकली की इंडिकेटर है किडनी फंक्शन का कि किस तरह से हमारी किडनीज काम कर रही हैं, मतलब कितने अच्छे से काम कर रही हैं। एंड इज़ रेगुलेटेड बाय द ब्लड प्रेशर से रेगुलेट होता है, ये ब्लड वॉल्यूम से रेगुलेट होता है। एंड द डायमीटर ऑफ द आर्टेरियोल्स, देखो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है 120 ऊपर का, ठीक है, एंड 80 नीचे का, ठीक, सिंपल सी बात है, सिस्टोल डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 अपॉन बेसिकली बाय 80, इतना अगर नॉर्मल चल रहा है तो क्या होगा, अच्छे से क्या हो रहा है भाई, किडनीज़ पर अच्छे से वहाँ पर भी फिल्ट्रेशन हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स एज्यूम अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर 100/70 हो जाए, ठीक है, या हम कह सकते हैं भाई 90/60 हो जाए, तो ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो प्रेशर भी कम क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से फिल्ट्रेट भी यहाँ पर कम बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये रेगुलेट कौन करता है, ब्लड प्रेशर। दूसरा ब्लड वॉल्यूम, कि भाई कितना ज़्यादा ब्लड है, जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा बेसिकली प्रेशर जनरेट होगा। तीसरी चीज़ है डायमीटर ऑफ द आर्टेरियोल्स, के आर्टेरियोल्स का जो डायमीटर है वो कितना है, जो एफरेंट आर्टेरियोल है जो लेकर आ रही है और जो इफरेंट आर्टेरियोल है जो लेकर जा रही है, इनका डायमीटर कितना है, क्योंकि अगर इसका डायमीटर बराबर हो गया तो प्रेशर जनरेट कम होगा, ठीक है, इसलिए इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसका डायमीटर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, जितना इसका कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए, मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा इसका थोड़ा कम, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रेशर जनरेट हो एंड यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो पाए, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा खेल यहाँ पर किसका है, बेसिकली किसका है, सारा का सारा खेल प्रेशर का है फिलहाल इस प्रोसेस में। दिस फिल्ट्रेट पासिस इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अब ये जो फिल्ट्रेट था जो कि बोमेंस कैप्सूल में आ चुका था, ये पास हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। हमने बात करी थी कि भाई देखो ग्लोमेरुलस से, ये ग्लोमेरुलस है, इससे जो फिल्ट्रेट था वो कहाँ पर आ गया, बोमेंस कैप्सूल में आ गया। बोमेंस कैप्सूल से कहाँ पर जाएगा भाई, PCT में जाएगा। देखो बोमेंस कैप्सूल से कहाँ पर जाएगा, PCT में जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, ठीक। इसको काफ़ी अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर ये PCT में जाएगा, देखो ये ग्लोमेरुलस था, यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में आया, फिर यहाँ पर ये PCT में आया, PCT से फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में जाएगा, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में जाएगा। वेरियस प्रोसेस यहाँ पर हो रहे होंगे, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, सिक्रीशन हो रहा होगा, जो भी अभी हम पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स उसको कलेक्ट करेगी एंड यूरिन बेसिकली क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। सिमिलर सी बात है। दूसरा प्रोसेस देखो यहाँ पर क्या है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में देखो हमें क्या पढ़ना है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में हमें पढ़ना है कि भाई ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में हमें क्या पढ़ना है कि जो भी कुछ मतलब जो काम की चीज़ें थी, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारी काम की चीज़ें, वाटर वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो जितनी काम की चीज़ें थी ये भी तो सारी एक्सक्रीट आउट हो गई थी, यानी कि फ़िल्टर हो गई थी। तो अब हमें इन काम की चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर लेना है और जो बेकार की चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसको हमें रहने देना है, ठीक है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी अच्छे से, ठीक है। देखो एज यू कैन सी दैट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले थोड़ा सारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को एक बार इन डायग्राम्स के थ्रू और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके माइंड में बात एकदम छप जाए। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है जो थोड़ा सा चौड़ा है, इफरेंट आर्टेरियोल से जा रहा है जो थोड़ा सा पतला है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ब्लड फिल्टर हो रहा है एंड ब्लड प्रोटीन्स को छोड़कर एंड ब्लड सेल्स को छोड़कर जितना कुछ भी है कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है, उसके बाद में PCT में वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रेशर हैं जैसे कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ठीक है, कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है, ठीक है। ये प्रेशर आपको पढ़ने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सारा मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो लेट्स एज्यूम
1100 से लेकर 1200 ml ब्लड फ्लो होता है दोनों किडनी से पर मिनट। 1 मिनट में दोनों किडनी से 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड फ्लो होता है, जिसमें से लगभग 650 ml प्लाज्मा होता है, यानी कि 55% प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में ब्लड प्रोटीन्स को छोड़कर एंड प्लाज्मा के अलावा क्या थी, ब्लड सेल्स थी, उनको छोड़कर जितना कुछ भी है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फिल्टर यहाँ पर आता है, ठीक है, ये जो फिल्टर होता है ये कंटेन करता है कंप्लीट ब्लड होता है, किसको छोड़कर, कंप्लीट होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन्स को छोड़कर और ब्लड सेल्स को छोड़कर, ठीक है, ब्लड में से। ठीक, ये जो होता है 20% होता है, 1/5 होता है, जिसमें से क्या होता है कि मान लो कि 650 ml प्लाज्मा किडनी से फ्लो हो रहा है। अब उसमें क्या हुआ कि फिल्ट्रेट अगर हमारे पास आया 1 मिनट में 125 ml जनरेट हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था ना कि भाई 1 मिनट में 125 ml जो है फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है तो एक दिन में तो 180 लीटर हो गया ना। 180 लीटर बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से 180 लीटर में से अब जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, सेकंड जो प्रोसेस है ये प्रोसेस, ये जो हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस में क्या होता है कि 99% जो फिल्ट्रेट है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखो 99% को हमने रीएब्जॉर्ब कर लिया एंड जो ओनली 1% है वो कन्वर्ट होता है यूरिन, यानी कि 99% को हम जब हम इसमें से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे तो 1% कितना बचेगा, लगभग 1.8 लीटर या 1.5 लीटर पर डे। ठीक, सिंपल सी बात है। इसको काफ़ी अच्छे से देखो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी तक यहाँ पर हम अपने अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चाहे लेक्चर 1 घंटे का पहुँचे, नो मैटर। ठीक है, समझ में आना चाहिए क्योंकि फार्मडी एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये बेस बनाता है आपका। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट आपका मजबूत है, इस सब्जेक्ट पर अगर आपकी कमांड है, इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, तो फार्मडी फर्स्ट ईयर के चाहे सब्जेक्ट हों, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फाइनल ईयर, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथली आप उसे कर पाओगे। एंड अगर इसके कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी पड़ेगी बाकी सब्जेक्ट्स में भी एंड आने वाले जो आपके ईयर्स हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइनल ईयर। ठीक है, एंड इंटर्नशिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है अगर इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि मेडिकेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, कहाँ तक क्या क्या कॉन्सेप्ट देखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम ध्यान से आपको इसे समझना है। ठीक है, एंड ये जो है, ये जो नोट्स हैं कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फार्मडी फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के। लास्ट वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर देखो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। ठीक है, ये 16 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर है 8218388837। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर आप इन नोट्स को बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में इन्हें परचेज कर सकते हो। ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऑल 16 चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन नोट्स को परचेज करने के बाद में किसी भी तरह के आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के आपको कोई बुक और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़ो एंड अपना बेस्ट देकर आओ अपने एग्जाम्स में। ठीक है, एनएफ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप कर सकते हो आप अपने कॉलेज में इन नोट्स को पढ़कर। ठीक है, सेकंड प्रोसेस जो यहाँ पर था वो क्या था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने प्रोसेस पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या था कि भाई सारे का सारा ब्लड फिल्टर हो गया था ब्लड प्रोटीन्स को एंड ब्लड प्रोटीन्स को ब्लड सेल्स को छोड़कर। ठीक है, तो काम की चीज़ें भी फिल्टर हो गई थी, तो रीएब्जॉर्प्शन में उन काम की चीज़ों को हम रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। इतनी बार मैं इस वजह से यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आपको यहीं पर ही बात समझ में आ जाए एंड याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि लेक्चर में जो चीज़ याद हो जाती है वो ऐसी याद होती है कि आप उसे कभी नहीं भूलते, एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, लिख रहे होते हो, तब वो चीज़ें आपको याद आ रही होती हैं, ये आवाज़ आपको मेरी वहाँ पर याद आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आफ्टर फिल्ट्रेशन द फिल्ट्रेट एंटर्स द रीनल ट्यूब्यूल्स वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिल्ट्रेशन के बाद में जो भी ब्लड था वो फिल्टर हो गया, उसके बाद में जो फिल्ट्रेट है वो एंटर करता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, जैसे कि पीसीटी है उसमें एंटर करेगा, लूप ऑफ हैनले में एंटर करेगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर ये क्या होता है, एंटर करता है वियर, जहाँ पर क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है।
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस, जो काम की चीज़ें हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, आयंस हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस है वो सारी के सारी रीअब्जॉर्ब होती हैं, बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वापस में ब्लड में जाती हैं। एज द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ अबाउट 125 ml पर मिनट, ठीक है, जैसे कि 1 मिनट में 125 ml जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो बन रहा था, ठीक है। सो अबाउट लगभग 180 लीटर हो गया पर डे का, एक दिन का अगर हम निकालेंगे तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बैठेगा। बट द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन एलिमिनेटेड पर डे इज़ ओनली 1.5 लीटर अप्रॉक्स, बट जो यूरिन एक दिन में आप करते हो, ठीक है, एंड जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो लगभग 1.5 लीटर होती है, यानी कि हम कह सकते हैं 1.5 लीटर होती है, ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं 1.8 लीटर होती है, ठीक है। तो बाकी का कहाँ जाता है, बाकी का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, ठीक है, बट यूरिन में कितना आ रहा है 1.8 लीटर, तो बाकी का कहाँ गया, 99% रीएब्जॉर्ब हो गया। इसी को हमने बोला ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। एलिमिनेटेड पर डे इज़ अबाउट 1.5 लीटर अप्रॉक्स, ठीक है, 180 लीटर बना था, उसमें से कितना बाकी सारे का सारा रीएब्जॉर्ब हो गया, एंड जो बचा वो कितना 1.5 लीटर अप्रॉक्स। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ नियरली 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वो रीएब्जॉर्ब हो गया, इंक्लूडिंग जिसमें वाटर को हमने रीएब्जॉर्ब कर लिया, ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर लिया, अमाइनो एसिड्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया, सोडियम को, पोटेशियम को, एंड जो बाइकार्बोनेट्स आयन थे, एंड जो एसेंशियल चीज़ें थी, विटामिन हैं, विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, इन सबको हमने क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और जो बेकार की चीज़ें थी, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, उसको हमने छोड़ दिया। द रीजन्स ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन आर, अब देखो जो रीजन्स हैं जहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होगा, जहाँ से हम ग्लूकोज को, फैटी एसिड्स को, एंड जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट्स आयंस हैं, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, इन सारी चीज़ों को जो हम रीएब्जॉर्ब करेंगे तो उनके जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से रीजन्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पर आता है वो आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि वो ट्यूब्यूल जो कि सबसे ज़्यादा पास में है। देखो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा पास में हो, जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम देखा था, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस हमें पता चल गया, और ये क्या है, बोमस कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ट्यूबुलर सिस्टम में जो आएगा तो उसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हम सबसे पहले किसे पढ़ेंगे, पीसीटी को पढ़ेंगे, यानी कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद में लूप ऑफ हेनले आ जाएगा, फिर उसके बाद में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि वो चीज़ जो कि दूर है, डिस्टल मीन्स दूर एंड प्रॉक्सिमल मीन्स पास में, ठीक है। तो जो चीज़ बोमस कैप्सूल के नेफ्रॉन के पास में है, ठीक है, बोमस कैप्सूल के पास में है, वो क्या है, प्रॉक्सिमल है, मीन्स दैट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और जो चीज़ दूर है वो क्या है, डिस्टल है, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन अकर्स हियर, सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ों का, जो कि हमारे काम की चीज़ें हैं, वाटर, ग्लूकोज, इन सारी की सारी चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि 65 से लेकर अप्रॉक्स 70% जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पर होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन अकर्स हियर, अबाउट 65 to 70% ऑफ द वाटर, लगभग 65 से 70% वाटर, सोडियम, एंड जितना भी ग्लूकोज है वो सारा का सारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वो सब के सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पर, किस पार्ट में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब वाले पार्ट में। अगर थोड़ा सारे मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, सो दैट देखो आप देख सकते हो यहाँ पर बोमस कैप्सूल है, एंड ये जो पार्ट है ये क्या है, पीसीटी है, मीन दैट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ पर किस तरह की एपिथेलियम दिखाई देता है, हमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखाई देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो पाता है, ठीक है। ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, अमाइनो एसिड्स का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसी तरह से विटामिन सी है, पॉजिटिव आयंस हैं जैसे कि सोडियम है, एक्सेट्रा, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मीन्स दैट यहाँ पर क्या है कि एनर्जी कंज्यूम्स होती है, एटीपी यूज़ होती है इनको रीअब्जॉर्ब कराने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, इनमें एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जैसे कि कुछ पॉजिटिव आयंस हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं,
हैं एक्सेट्रा, वाटर है, ठीक है, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू बेसिकली इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एंड ये जो चीज़ है इनका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि कोई किसी तरह की एनर्जी यहाँ पर नहीं लगती, ठीक। 70 से 80% मिनरल्स, वाटर, ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी पार्ट से, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। एंड जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो उससे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो पाता है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है लूप ऑफ हेनले, या हम कह सकते हैं हेनले लूप। कंसंट्रेट्स द यूरिन बाय क्रिएटिंग अ सॉल्ट ग्रेडियंट इन द किडनीज मेडुला, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ रहे होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर, ठीक है। तो उसमें आपने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। ये क्या कर देता है? कंसंट्रेट कर देता है, यूरिन को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देता है, ठीक है, बाय क्रिएट कर सॉल्ट ग्रेडियंट किडनीज के मेडुला वाले पार्ट में। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्ब द वाटर। अब देखो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यानी कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग यानी कि जो नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है वो कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। यहाँ से क्या निकलता है? वाटर निकलता है, ठीक है, यानी कि ये देखो, ठीक, ये लूप ऑफ हेनले यहाँ पर हमने बनाया। रीअब्जॉर्प्शन हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले में, तो लूप ऑफ हेनले में ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस पार्ट में नीचे की तरफ क्या निकलता जाता है? वाटर निकलता जाता है। एंड जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? NaCl निकलेगा, NaCl रीअब्जॉर्ब होगा। यानी कि हमें क्या बात पता चली कि भैया कंसंट्रेट कर देता है यूरिन को बाय क्रिएट कर सॉल्ट ग्रेडियंट किडनीज के मेडुला वाले पार्ट में। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को, जबकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम को एंड क्लोराइड को, यानी कि हम कह सकते हैं NaCl को, सोडियम क्लोराइड को विदाउट वाटर, ठीक। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ को जब भी जाएंगे, ठीक, काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक ट्रिक है ये कि जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो पानी निकलेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। एंड नीचे से ऊपर की तरफ जब भी हम जाएंगे तो वहाँ से सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर पार्ट है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखो जहाँ पर लूप ऑफ हेनले थिन है, ठीक है, वहाँ पर कैसे एपिथेलियल है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल है। तो यहाँ से जो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। वहीं पर जहाँ पर थोड़ा थिक यहाँ पर लूप ऑफ हेनले आपको दिखाई दे रखा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो थिक वाला है, तो यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस, यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होंगे जहाँ पर थिक वाला पार्ट है। तो यहाँ पर कैसा होगा कि यहाँ पर NaCl में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थिक है एंड यहाँ पर थिन है, तो इस वजह से यहाँ पर पैसिव, यहाँ पर एक्टिव, ठीक। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। दूसरा यहाँ पर जब भी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर निकलेगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? सोडियम क्लोराइड का, यानी कि NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं भाई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, दोनों को पढ़ लेते हैं काफ़ी अच्छे से। फाइन ट्यूनिंग ऑफ द वाटर एंड आयन रीअब्जॉर्ब्स अकर हियर एज एडिशनल वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। देखो फाइन ट्यूनिंग, बहुत जो वाटर है, ठीक है, आयन्स हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है फाइनली जो होता है, ठीक है, एज एडिशनली वाटर और सोडियम का और ज़्यादा क्या होता है? हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, क्योंकि वाटर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें वाटर का लॉस नहीं करना वरना पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में। एंड जब बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो उससे बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं जो कि डिस्टर्ब कर सकती हैं बॉडी के फंक्शंस को। इसी तरह से सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BP को रेगुलेट करने में, हार्ट बीट को रेगुलेट करने में, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर को, सोडियम को यहाँ पर हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं DCT से। दीज प्रोसेसेस रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, जैसे कि एल्डोस्ट्रॉन है, ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन है। ये जो हमारे नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा ना, चैप्टर नंबर 12 एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें काफ़ी अच्छे से हम पढ़ेंगे एल्डोस्ट्रॉन को, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एल्डोस्ट्रॉन जो कि इंक्रीज़ कर देता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, इंक्रीज़ करा देता है। एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये एल्डोस्ट्रॉन, जो कि इंक्रीज़ कर देता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो एल्डोस्ट्रॉन है वो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। एंड जो यहाँ पर ADH हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वो इंक्रीज़ कर रहा है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, सो दैट यहाँ पर वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है एंड सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो DCT में होता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है DCT से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड
कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। तो यहाँ पर एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल होता है, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है 15%, ठीक है, सोडियम का एंड वाटर का। बाइकार्बोनेट आयंस भी जो है पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं डीसीटी से। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकला, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि अभी हमने नोट्स में पढ़ा, ठीक है। वो हार्मोन आया डीसीटी के पास में, एंड डीसीटी के पास में आकर उसने क्या करा, सोडियम का और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड इसमें कुछ एनर्जी लगेगी, सो दैट ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। वहीं पर ही हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट से एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन हार्मोन निकला। ये हार्मोन जब यहाँ पर आया तो इसने एब्जॉर्प्शन कराया वाटर का, एंड वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किससे होता है, डीसीटी वाले पार्ट से हो रहा होता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है वो क्या है, द पर्पस ऑफ फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। जो पर्पस है देखो रीअब्जॉर्प्शन का, कि भाई हमें जो रीअब्जॉर्प्शन करना है वो क्या है, एंश्योर्स दैट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, के भाई जितने भी काम के न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड्स हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, सोडियम हो, वाटर हो, पोटेशियम हो, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और आयंस हैं, आर रिटर्न इन द ब्लड स्ट्रीम, वो वापस से कहाँ पर चले जाएँ, ब्लड में चले जाएँ। क्योंकि जब हमने देखा था, जब हमने ये जो पार्ट हमने पढ़ा था, ये टॉपिक हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो इसमें जितनी भी काम की चीज़ें थी और जो बेकार की चीज़ें थी, जो कि वेस्ट था, सारा का सारा फिल्टर हो गया था ब्लड सेल्स को छोड़कर, एंड कुछ ब्लड प्रोटीन्स को छोड़कर, जितना कुछ भी था कंप्लीट प्लाज्मा ग्लूकोज, फैटी एसिड, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, सारे का सारे रीअब्जॉर्ब मतलब फिल्टर हो गया था, ठीक। तो वापस से अब यहाँ पर क्या करना है कि भाई पर्पस जो है रीअब्जॉर्प्शन का, वो एंश्योर करता है कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, काम की चीज़ें हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ठीक है, इसी तरह से और भी जितनी चीज़ें हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन सबको रिटर्न वापस से भेज दो कहाँ पर, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। वाइल जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है रिमेन इन द फिल्ट्रेट टू बी एक्सक्रीटेड, वो उसी में रहने दो, फिल्ट्रेट में रहने दो, एंड वो आगे जाकर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे जाकर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर देखो कलेक्टिंग डक्ट में भी देख लेते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। रिसेप्टर्स जो होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के, ये प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में भी। पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है यहाँ पर वाटर का। स्मॉल अमाउंट में यूरिया ये एब्जॉर्ब होती है कलेक्टिंग डक्ट से डिफ्यूज़न के थ्रू, जो क्या करती है, मेंटेन करती है ऑस्मोलैरिटी को मेडुलरी फ्लूइड के। यहाँ तक बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी काफ़ी अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। एंड एक टॉपिक मैं आपको और यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर पैसेज होता है यूरिन का। देखो ये वाले जो टॉपिक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन नोट से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कलेक्टिंग डक्ट तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ लिया कलेक्टिंग डक्ट तक। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो मतलब ग्लोमेरुलस है वहाँ से ब्लड फिल्टर होकर किस में आ गया, बोमेंस कैप्सूल में आ गया। बोमेंस कैप्सूल से कहाँ पर गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। वहाँ से कहाँ पर गया, वहाँ से गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी में गया, फिर उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट में गया था, ठीक है। सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल में, फिर पीसीटी में गया, फिर लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद में डीसीटी में गया, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट में गया। अब कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन है, ठीक है, जो यूरिन बन चुका है, ठीक, ये जो देखो ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपको ये कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है। यहाँ पर ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद में कहाँ पर पीसीटी में, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर डीसीटी आगे जाकर जुड़ जाती है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो इस कलेक्टिंग डक्ट से आगे कहाँ पर जाएगा, यूरिन डक्ट ऑफ ब्लिनी में जाएगा, रीनल पैपिला के थ्रू होते हुए माइनर कैलिक्स में जाएगा, फिर मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर उससे होते हुए कहाँ पर जाएगा भाई, पेल्विस में जाएगा, फिर यूरेटर्स में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहेगा, एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। पैसेज ऑफ ब्लड देखो अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है कि भाई रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल के तौर पर ब्लड आ रहा था, ग्लोमेरुलस में जमा हो रहा था, ठीक है। वहाँ पर जो प्रेशर था वो क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पा रहा था। एफरेंट आर्टेरियोल वापस ब्लड को लेकर जा रहा था, ठीक है। देखो और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेकर जा रहा है, यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, एंड एफरेंट आर्टेरियोल वापस से ब्लड को हार्ट में लेकर जा रहा है, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर क्या बना लेता है भाई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, फिर वासा रेक्टा, फिर रीनल वेन्यूल, फिर रीनल वीन, एंड वापस से ब्लड चला जाता है हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट से रीनल आर्टरी के थ्रू बेसिकली हार्ट से ब्लड कहाँ पर आया, किडनीज में आया, एंड वापस से हार्ट में चला गया। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या देखना, दो टॉपिक अभी तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा कि भाई जो भी काम की चीज़ें थी, बेकार की चीज़ें थी, वो सारी की सारी फिल्टर हो गई थी ब्लड सेल्स को छोड़कर। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड कुछ प्रोटीन्स जैसे कि फाइब्रोनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, इनको छोड़कर जितनी भी चीज़ें थी, कंप्लीट प्लाज्मा, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सारा का सारा फिल्टर हो गया था। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा कि भाई जो जो काम की चीज़ें थी, उन सारी काम की चीज़ों को हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम क्या पढ़ेंगे? वो चीज़ें जो कि रीअब्जॉर्ब, वो चीज़ें, ठीक है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में रीअब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, या वो चीज़ें जो कि फ़िल्टर होने से मतलब रह गई थी, अब उन चीज़ों को क्या करेंगे हम? सिक्रीशन में वापस से किस में डाल देंगे भाई? नेफ्रॉन्स में हम डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन अकर्स मेनली इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो मेनली जो सिक्रीशन होता है ये कहाँ पर होता है? डीसीटी वाले पार्ट में होता है, नेफ्रॉन के एंड कलेक्टिंग डक्ट में बेसिकली हो रहा होता है। द ट्यूबुलर सिक्रीशन इन्वॉल्व्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन्स, अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ब्लड में देखो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बॉडी के लिए बेसिकली क्या है? हार्मफुल हैं। ये एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्लड में मिली हुई हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इन्वॉल्व करता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना सब्सटेंसेस का, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन्स हैं, अमोनिया है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, और कोई ड्रग्स हैं, आपने दवाई खाई, पैरासिटामोल खाया, एस्पिरिन खाई, डिस्प्रिन, जो भी, ठीक है, वो ड्रग, ठीक है, ब्लड से कहाँ पर चला जाता है? फिल्ट्रेट में चला जाता है, एंड फिल्ट्रेट से फिर वो वापस से आगे जाकर एंड यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, दिस प्रोसेस हेल्प्स द बॉडी टू रेगुलेट द पीएच ऑफ द ब्लड। अब ये जो प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये बॉडी के ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि कि पीएच जो है ब्लड का वो रेगुलेट हो सके। बाय सिक्रीट कर हाइड्रोजन आयन को हम सिक्रीट करेंगे, ठीक है, एंड मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बाय सिक्रीटिंग द एक्सेस पोटेशियम। ठीक है, क्या सिक्रीट कर जो एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम है उसको सिक्रीट कर हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट कर। इसी तरह से जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, रिमूव करने के लिए टॉक्सिन्स को एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को, टॉक्सिन है ब्लड में मिले हुए, उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो क्या करो भाई? सिक्रीट कर दो, वापस से उसी में डाल दो, ठीक है, जिससे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दैट वर नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो जो चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाई थी, उन सारी की सारी चीज़ों को अब यहाँ पर हम ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू क्या कर देंगे भाई? बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है, दैट वर नॉट फिल्टर आउट ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड फॉर रेगुलेटिंग द बॉडीज एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए एलिमिनेट कर देंगे हम हाइड्रोजन आयंस को एंड वो सारी की सारी चीज़ें जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, कुछ ड्रग्स वगैरह, ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन का गाढ़ापन। ठीक, द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। अब देखो जो फाइनल अभी हमने देखा था भाई 180 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से 180 लीटर में से कुल लगभग 1.5 लीटर ही यूरिन जो है प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो एकदम कंसंट्रेट उसको कर दिया। ठीक है, एकदम निचोड़ कि भाई जो बेकार की चीज़ें हैं उसको ही एक्सक्रीट आउट कर दो बस। ठीक है, तो बाकी का सारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो सेकंड हमने प्रोसेस में पढ़ा था। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है यूरिन की वो रेगुलेट होती है कलेक्टिंग डक्ट से, जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। ठीक है, एज द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू दीज डक्ट्स, इन डक्ट्स के थ्रू जैसे जैसे फिल्ट्रेट मूव करता है, द फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स बेस्ड ऑन द बॉडीज हाइड्रेशन स्टेटस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो है वो मूव करता है इन डक्ट्स के थ्रू, ठीक है, जो फर्दर रीएब्जॉर्प्शन है वाटर को जो हमें रीएब्जॉर्ब करना है वो होता रहता है बॉडीज़ की हाइड्रेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग, कि भाई बॉडी में कितनी ज़्यादा पानी की कमी है। अगर बॉडी में पानी की कमी ज़्यादा है तो ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर का, अगर वाटर ज़्यादा हो रहा है बॉडी में तो उसका क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो ये क्या है? ये बेस्ड है, फर्दर रीएब्जॉर्प्शन वाटर का ये अकर्स होता है, बेस है किस पर? बॉडीज़ के हाइड्रेशन, बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस पर, कि भाई कितनी ज़्यादा पानी की कमी है या नहीं। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, जो कि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इन कंडीशंस ऑफ डिहाइड्रेशन,
अब अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन हो गई डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो गई कि भाई बॉडी में पानी की कमी हो गई, ठीक है, मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, लीडिंग टू अ कंसनट्रेटेड यूरिन, जिससे बहुत और ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्या आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक तरह से पेल येलो या हम कह सकते हैं येलो कलर का, ठीक है, या कभी कभी ऑरेंज कलर का जो है यूरिन आता है, ठीक है, तो और ज़्यादा क्या हुआ कि भाई उसमें पानी की कमी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। या जब कोई फास्टिंग में होता है, ठीक है, तब बॉडी में पानी की कमी होती है, तो उस दौरान यूरिन कम आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, एंड जो यूरिन आता है वो थोड़ा कंसनट्रेटेड होता है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तो मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को आप रीअब्जॉर्ब करोगे, लीडिंग टू कंसनट्रेटेड यूरिन, जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन बन पाएगा। वाइल इन वेल हाइड्रेटेड कंडीशन, जब बॉडी में पानी की कमी नहीं है, बहुत एकदम भरपूर अमाउंट में वाटर प्रोड्यूस मतलब है प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है, ब्लड में, लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब, तो क्या होगा कि भाई कम पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, लीडिंग टू डाइल्यूट करने के लिए किसको, यूरिन को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को, लेस वाटर, देखो यहाँ पर कंफ्यूज में नहीं होना कि वाटर इज रीअब्जॉर्ब नहीं, लेस वाटर, ठीक है, लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब लीडिंग टू अ डाइल्यूट यूरिन, जिससे यूरिन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, एंड जितने भी जो पानी है एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है बॉडी में, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। दीज प्रोसेसेस एंश्योर्स द किडनीज टू रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, एंड ये जो प्रोसेस हैं ये एंश्योर करते हैं किडनीज़ को कि रेगुलेट करने के लिए फ्लूइड बैलेंस को, ठीक है, फ्लूइड बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस है, पीएच है, ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों को रेगुलेट करना, बैलेंस करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे यूरिन, एंड इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा थर्ड एंड लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम मिक्सचुरेशन एंड जो कुछ आगे के प्रोसेसेस हैं, कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, एंड कुछ सिस्टम्स हैं जैसे कि रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, कुछ टेस्ट हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है, ठीक है, इसी तरह से इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़कर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूरिन के बारे में। देखो यूरिन इज़ अ लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, हमें पता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, कि भाई यूरिन क्या है, एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि एक्सक्रीट होता है किडनीज के थ्रू, उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इट इज़ द प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 95%, यूरिन में क्या होता है 95%, 95% पानी होता है, वाटर होता है, 95% वाटर, एंड कंटेन्स करते हैं कुछ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट द बॉडीज नीड टू आउट सच एज यूरिया, जो बॉडी को ज़रूरत है बाहर करने की, बॉडी से बाहर निकालने की जिन्हें ज़रूरत है, जैसे कि यूरिया है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, या कभी कभी सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सोडियम का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए एक बैलेंस में रहना चाहिए। इसलिए हमने ये पिछला जो अभी हमने टॉपिक्स हैं इसी वजह से हमने पढ़े, ठीक है, एज आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन, अब जो कंपोजिशन है यूरिन की कैन वेरी बेस्ड ऑन अ पर्सन डाइट, कि भाई किसी पर्सन की क्या डाइट है, वो क्या खाता है, ठीक है, उसके बेसिस पर जो है जो कंपोजिशन है यूरिन की वो हो सकती है। हाइड्रेशन लेवल, पानी की कमी है बॉडी में या नहीं, उसके बेसिस पर भी, एंड कुछ अगर उसकी मेडिकेशन चल रही हैं या नहीं चल रही उनके बेसिस पर भी। द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड ह्यूमन्स वेरीज फ्रॉम 1 to 2 लीटर डेली, ठीक है, जो यूरिन एक्सक्रीट होता है, जो वॉल्यूम है यूरिन का जो कि एक्सक्रीट होता है, ठीक है, जो पेशाब आता है पर डे ह्यूमंस को, ठीक है, वो लगभग 1 से 2 लीटर होता है, एंड ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। द कलर ऑफ द यूरिन इज पेल अंबर कलर होता है यूरिन का। ऑर्डर जो होती है वो एरोमेटिक होती है, एंड जो रिएक्शन है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, क्योंकि इसका पीएच कितना होता है 6 होता है, ठीक है, सो दैट स्लाइटली एसिडिक इसकी पीएच होती है। एंड द यूरिन टेस्ट सच एज यूरिनालिसिस आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल सेटिंग्स टू एसेस हेल्थ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जो कुछ यूरिन टेस्ट हैं जैसे कि यूरिन एनालिसिस है, ठीक है, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मेडिकल सेटिंग्स में एसेस करने के लिए हेल्थ को, डायग्नोज करने के लिए कंडीशंस को, एंड मॉनिटर करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आकर ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड जो थर्ड लास्ट लेक्चर होगा हमारे इस पार्टिकुलर चैप्टर का यूरिनरी सिस्टम का, उसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचुरेशन के बारे में, ठीक है, एंड जो आगे टॉपिक है
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ क्लियरेंस टेस्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंड फिर कुछ जो डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उनके बारे में पढ़कर, ठीक है, इस चैप्टर को हम एंड कर रहे होंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर है दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, इस चैप्टर को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कंप्लीट देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फार्मडी फर्स्ट ईयर के लिए नोट्स हैं, ठीक है। ऑल चैप्टर्स के यहाँ पर ये नोट्स हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स के बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं, ठीक है। एंड देखो लास्ट वाला चैप्टर जैसे मैंने आपको लेक्चर में दिखाया हुआ था, ये स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी लास्ट वाला चैप्टर है, तो कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में, परचेज़ करने के बाद में आपको किसी भी टाइप के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको कोई बुक पढ़ने की या बुक ख़रीदने की ज़रूरत है, ना अपने क्लास के नोट्स, अपने टीचर के नोट्स बनाने की ज़रूरत, ना अपने सीनियर से नोट्स लेने की ज़रूरत। सिर्फ आप इन नोट्स को परचेज़ करिए, इनको प्रिंट आउट कराइए, वीडियोस लेक्चर्स अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, उनसे आप इन्हें समझिए काफ़ी अच्छे से एंड इन्हें याद करिए एंड अपना बेस्ट देकर आइए एंड अपने कॉलेज में आप टॉप करिए, ठीक है। तो ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है हमारा 8218388837, ठीक है। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो एंड वहाँ से आप इन नोट्स को ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स ऑल सब्जेक्ट्स के आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।